हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड अदर साइंसेज एंड टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल साइंस वर्सेस इकोनॉमिक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन आप पेपर में आ सकता है और जिस हिसाब से अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हमें सबको पता है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्लोज रिलेशनशिप है। In the earlier times, economics was considered as a part of political science and it was called political economy. पुराने जमाने में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट माना जाता था और इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था. It was only in 18th century that Adam Smith made economics as an independent subject. 18th सेंचुरी में जब एडम स्मिथ आए तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट का दर्जा दिया. इसी वजह से उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स इससे डील करता है. वो कहते थे कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी करता है. वेल्थ मतलब मटेरियल गुड्स जिनकी फिजिकल शेप एंड साइज होती है, और सर्विसेज से भी डील करता है वैसे तो. विद इट्स एक्सचेंज सिस्टम के कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे मार्केट में कंजम्पशन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. While being an independent subject, both are very close to each other. हालांकि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं मगर इनमें काफी क्लोज रिलेशनशिप है. According to Lipson, welfare state and planning have brought about a reapproachment between the political science and economics to the mutual benefit of both. सिंपल वर्ड्स में इन्होंने कहा था लिप्सन ने कि जब से ये वेलफेयर स्टेट आई है तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है. इस वजह से जो है जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उन्होंने वेलफेयर तो करनी है लोगों के लिए, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं. ठीक है, तो जब से वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस काफी इंटर रिलेटेड हो गए हैं. पहले भी होते थे खैर. इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ओवरऑल फोकस करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा होती हैं. अब हम मेनली डिस्कस करेंगे, कई 2-3 हेडिंग्स बनाऊंगा इसमें. कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स, कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स को कैसे कंट्रीब्यूट करती है. फिर बताऊंगा इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंट्रीब्यूट करती है और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है. तो इस हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा. फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स. नंबर 1, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल. आपको पता है हर एक कंट्री जिसने तरक्की की है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वो तरक्की नहीं कर पाती क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाती. समझ के बात. इन द कंट्रीज हैविंग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी द पेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज वेरी स्लो. जो तरक्की की जो स्पीड है वो काफी स्लो होगी. फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल एंड यूरोपियन कंट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. Political science lays down principles which are essential to provide political stability. Simple words में अगर समझाएं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मतलब अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी कंट्री, इसमें यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल दी है कि यूरोप में देख लो थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है तो उन्होंने कितनी तरक्की कर ली. ठीक है, और एशियन कंट्रीज कई हैं उसमें हर तीसरे दिन रेवोल्यूशन, कभी तख्ता पलट हो जाता है, कभी कोई सरकार, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, इस वजह से तरक्की नहीं हो पाती. नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज. जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा वैसा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी की सारी स्टेट बनाती है. तो स्टेट ही तो मेन रोल प्ले करती है ना, तो स्टेट कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक्स को. Economic policies are made to regulate the economic system of a country, such as taxation policy, import and export policy, bank policy, industrial policy, agriculture policy, etc. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाई होती हैं. ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मेड बाय स्टेट. तो स्टेट ही तो है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है, तो इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? स्टेट ही हुआ ना. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है स्टेट एनफोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसी. अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना और उसको एनफोर्स करना दो अलग अलग बातें. एनफोर्स करना मतलब लागू करवाना. ठीक है. द स्टेट नॉट ओनली मेक्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेदर इट एनफोर्स दीज पॉलिसीज. उनको लागू भी करती है स्टेट. द स्टेट हैज सुप्रीम कोर्सिव पावर टू गेट इट्स विल एनफोर्स्ड एंड इन केस एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डज नॉट ओबे द विल ऑफ द स्टेट ही कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट. सरकार ने फॉर एग्जांपल टैक्स की पॉलिसी लगा दी या कोई ऐसी पॉलिसी लगा दी, अगर लोग या कंपनी फॉलो नहीं करते तो सरकार के पास तो कोर्सिव पावर है.
सरकार उस पे एक्शन ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, उस पे केस चला सकती है, उसको अंदर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। Therefore, every individual living in the state is bound to obey the policies of the state. ठीक है, तो हर एक बंदा जो स्टेट के अंदर रहता है उसको स्टेट की पॉलिसीज को मानना पड़ता है, इसलिए स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसीज को एनफोर्स करती है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम इज लेड डाउन बाय द स्टेट। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा कि कैपिटलिज्म होगी, सोशलिज्म होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, वो कौन ले डाउन करता है? सरकार की विल ही तो होती है। जैसे कई सरकारें प्राइवेटाइजेशन को फेवर करती हैं, कुछ सरकारें सोशलिज्म को फेवर करती हैं, वो सरकार ही तो बताती है ना कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम उनको पसंद है और किस टाइम का वो मतलब अप्लाई करेंगी। Today, there are different types of economic systems in the world, such as capitalism, या capitalist economy, socialist economy, mixed economy, etc. The state decides which economic system is to be adopted, and it is the subject matter of political science. कि political science के अंदर ही पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है कि किस टाइप का सिस्टम इकोनॉमिक होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एटसेट्रा, इन्फ्लेशन, इन सब की जो प्रॉब्लम्स है, इनका जो सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या करना है। Today, there are political solutions of almost all the economic problems, such as labor disputes, increase in wages, salaries, betterment of service condition, inflation, unemployment, etc. तो गवर्नमेंट ही तो डिसीजन लेती है इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। ऑल दीज डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेसेस विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के थ्रू ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट मेक्स रूल्स अबाउट द कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट ही रूल्स बनाता है कि कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होंगे, इसलिए इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In the matter of consumption, the state ensures that every individual living in the state gets sufficient to fulfill basic needs and he does not feel एनी सोर्ट ऑफ हार्डशिप। तो इसी वजह से सरकार मिनिमम वेजेस बनाती है, मिनिमम जो है टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है, किसके? जॉब सर्विस के। तो हर एक कंट्री में सरकार जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है कि मिनिमम वेज रेट कितनी होगी, उसी हिसाब से लोग जो हैं अपनी कंजम्पशन कर पाते हैं। तो अगर सरकार मिनिमम वेजेस ही हाई रखती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अपने आप ही हाई होगा ना। द स्टेट कैन रेगुलेट द कंजम्पशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज की जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइसेस ऑफ सिलेंडर एलपीजी, प्राइसेस ऑफ वेरियस एसेंशियल मेडिसिन कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द स्टेट मेक रूल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करते हुए ही गवर्नमेंट जो है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए कई टाइप की पॉलिसीज बनाती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। नेक्स्ट, स्टेट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन। सरकार ही प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस होंगी, कितनी प्रोड्यूस होंगी, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा, ये सारी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। द स्टेट रेगुलेट्स प्रोडक्शन ऑल्सो। द स्टेट एंश्योर्स दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सरकार ये इंश्योर करती है कि भाई जो हमें जो नीडफुल चीजें हैं वो हमारे विद इन द कंट्री बने, उसके लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर देती है। इन केस द प्रोडक्शन इज लेस देन द डिमांड, देन द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी विल प्रिवेल एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स विल गो अप। अगर प्रोडक्शन कम हुई और हमारी डिमांड ज्यादा है कंट्री में तो प्राइसेस काफी तेजी से भाग जाएंगे। बट इन केस द प्रोडक्शन इज मोर देन द डिमांड, द प्राइसेस विल कम डाउन। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे। सो द स्टेट एंश्योर्स प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द प्रोडक्शन। तो स्टेट ये बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि जो एक्सेसिव माल बन गया है इकोनॉमी में, सरकार वो खरीद लेती है, एक्सपोर्ट कर देती है या अपने गोडाउन्स पे रख देती है ताकि जब भी फ्यूचर इमरजेंसी होगी उसको निकाला जाएगा। अब in brief, we can say that in the present age, economic system is regulated by the state and no economic activity can be done against the wishes of the state. जो भी सारी एक्टिविटीज हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी से होती हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो गवर्नमेंट की ना मर्जी हो और वो हम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करती है वो चीज है। इकोनॉमिक्स हेल्प्स द पॉलिटिकल साइंस इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मैन। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो पॉलिटिक्स भी अच्छी रहेगी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो क्या पता रेवोल्यूशन ही आ जाए। समझ के बात? तो ऐसा किनका कहना था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ दिस आइडिया
And according to him, it is not the consciousness of man which determines the material conditions of life, but it is the material condition of life which determines the consciousness. आपकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कैसी है, उस पे आपकी इकोनॉमिक्स या आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती। आपकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो पॉलिटिक्स को असर डालेगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर इकोनॉमिकली बंदा खुश है तो पॉलिटिक्स स्टेबल रहेगी। अगर इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड जा रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स को भी चेंज कर देंगी। समझ की बात? ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। उनकी जो बुक है दस कैपिटल, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। A poor man remains passive towards political activities and he does not take part in these. जो गरीब बंदा है वो कहेगा मैं वोट डालने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं तो अपना काम करूं, मेरे तो रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। समझ की बात? तो गरीब बंदा जो है, जब इलेक्शन के दिन छुट्टी हो जाती है तो गरीब बंदे से अगर काम नहीं कराया जाता तो उसकी तो दिहाड़ी टूट गई। समझ की बात? तो गरीब बंदे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। समझ की बात? और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, वही वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज गिव राइज टू रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फाउंड इन द सोसाइटी गिव बर्थ टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल विच ग्रेजुअली गिव बर्थ टू रेवोल्यूशंस। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होंगी, हम जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम काफी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे, ना खुश थे, और वो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज करते थे, और इकोनॉमिक जो है हमारे को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो इसलिए तो हमने रिवोल्ट किया। समझ की बात? जितने भी रिवोल्ट आए हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस आए हैं, उनका बेस इकोनॉमिक्स ही रहा है। The basic reason responsible for French Revolution, Russian Revolution, Chinese Revolution was economic discontentment among the people. लोग जो है वो काफी इकोनॉमिकली डिससेटिस्फाइड थे उस टाइम की जो गवर्नमेंट या रूलिंग अथॉरिटी है उससे, तभी ये रेवोल्यूशंस आए थे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बर्थ लेती हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, जितनी भी आइडियोलॉजीज है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या गांधीज्म है, या फिर आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म है, ये सारी की सारी जो इज्म्स हैं, ये सारी की सारी जो है जो आइडियोलॉजीज हैं, ये इकोनॉमिक कंडीशंस पे बेस होती हैं। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, colonialism, imperialism, etc. are the product of economic conditions of a particular time. एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कंडीशंस रही हैं, उसके ऊपर ही लोगों ने या जो थिंकर्स हैं उन्होंने थ्योरीज बनाई हैं। लिबरलिज्म gave birth to capitalism as a result of the exploitation made by capitalists. जो कैपिटलिस्ट्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा की लेबरर्स की, इसलिए तो वो कहते थे हमें फ्रीडम दे दो, फ्रीडम दे दो। समझ की बात? मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म एटसेट्रा केम इनटू एग्जिस्टेंस एटसेट्रा। ये भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस टाइम की, कि जो अमीर हैं वो गरीबों पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, उनको मार धाड़ कर रहे हैं, तभी तो इन्होंने भी एक्सट्रीम स्टेप उठाए कि भाई मार्क्सिस्ट कहते थे भाई अमीरों को खत्म कर दो और अब हम ही राजे होंगे, हमारे खिलाफ कोई बातें नहीं होगी। तो ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम जो है वो जो है एक्सट्रीम थ्योरीज हैं। Similarly, the industrially developed nations gave birth to imperialism and colonialism to sell their goods in underdeveloped countries. तो जितनी भी ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज या सोच जो है या ये जो थ्योरीज आई हैं, इनका बेस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ही रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को असर डालते हैं। एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक सिस्टम इन अ स्टेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन यूएसए देयर इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच द पीपल एंजॉय द राइट टू इकोनॉमिक कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड। तो जो भी सिस्टम होता है उसी हिसाब से सरकार को रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये भी एक सच्ची बात है। फॉर एग्जाम्पल, in China, there is a socialist economic order, and as a result of which the right to property of a people is quite limited to a great extent. तो सरकार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो उस टाइप के सिस्टम से बनाती है जैसा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होता है इकोनॉमी में। समझ की बात? उसके बाहर नहीं जाती। अगर जाएगी तो कोई रेवोल्यूशन आ सकता है, या फिर रेवोल्यूशन आएगा तभी बाहर जा सकती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी भी डेमोक्रेसी को कामयाब होना है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, क्योंकि अगर बंदा ही गरीब होएगा, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं होगा, रोटी कपड़े मकान के लिए ही लड़ता रहेगा पूरी उम्र, तो वो तो रिश्वत खा के भी वोट डाल लेगा, पैसे खा के वोट डाल लेगा, तो फिर सक्सेसफुल कहाँ रही डेमोक्रेसी? आपको पता ही है आजकल क्या है, इलेक्शन लड़ने हो तो पैसा चाहिए, क्योंकि गरीबों के मुंह में पैसा डालते हैं तभी तो वो इलेक्शन जीतते हैं। अगर गरीब अपनी वोट की इंपॉर्टेंस समझेंगे तो पैसे के दम पे इलेक्शन जीतना बंद हो जाएगा। टुडे डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ये तो सबको पता है। बट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मस्ट। अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल रखना है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी ही चाहिए। इकोनॉमिकली
developed people take active part in the political activities and it is essential कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इकोनॉमिकली डेवलप लोग होंगे तो वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। द पुअर पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक नीड्स एंड दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। गरीब बंदे को तो अपनी रोटी कपड़ा मकान की टेंशन रहेगी, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में क्या ही पार्टिसिपेट करेगा और क्या ही वोट डालने जाएगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसी की वजह से स्टेट का ओरिजिन हुआ है, ऐसा कई थिंकर्स का मानना है और ऐसा ही है। We know it quite well that the state is the result of evolution and many factors have contributed in the development of a state and one of these factor is economic warfare। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक कंट्री और दूसरे कंट्री में वॉरफेयर हो रही है, ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, इस एवोल्यूशन के अंदर से ही कहीं ना कहीं से स्टेट निकल के आई है। व्हेन द पीपल adopted the profession of agriculture, they settled down at a particular portion of land. As a result of this, economic warfare started among them। अगर लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के मतलब इंडस्ट्री की तरफ गए तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल्ड हो गए और वहां पे उनकी आपस में कंपटीशन चलने लग पड़ा। इकोनॉमिक वॉरफेयर मतलब लड़ाई नहीं, कंपटीशन टाइप। Rules were made to regulate the economy and for this the state and government came into existence to enforce these rules। अब वहां पे जहां पे ये सेटल हुए तो रूल्स रेगुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, स्टेट की एग्जिस्टेंस आ गई और फिर सरकारें आ गई उस चीज को एनफोर्स करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज रिटन अबव वी केम टू कंक्लूजन दैट इकोनॉमिक्स आल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल साइंस। तो अबव व्यूज हमें ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी पॉलिटिकल साइंस को असर डालती है। जैसा कि हमने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो इकोनॉमिक्स को असर डालती है। अब आ जाता है इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज रिलेशनशिप्स या क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू, वी फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। कौन कौन से डिफरेंसेस है? सबसे पहला डिफरेंस इन देयर सब्जेक्ट मैटर, इनका सब्जेक्ट मैटर ही अलग अलग है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस स्टेट एंड गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। बिसाइड्स दिस, according to modern political scientists, political science is the study of political system which includes all the formal and informal groups which take part in political activities। तो basically political science political activities, political institutions, government and state की study करता है। In comparison to it, economics primarily is the science of wealth and makes the study of all types of economic activities such as production, consumption, distribution and exchange। तो जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही डील करता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से डील नहीं करता। सेकंड आ जाता है डिफरेंस इन देयर मेथड ऑफ स्टडी। देयर इज अ डिफरेंस इन economics and political science about their method of study। Economics is primarily concerned with statistics and facts which can be evaluated with the use of scientific methods। Scientific methods लिखते हैं मैंने, साइंटिफिक मेथड लिखता हूं यहाँ पे, साइंटिफिक मेथड्स मतलब इकोनॉमिक्स को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स होते हैं और करेक्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की भी मदद ली जाती है, डाटा की मदद ली जाती है। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी टू इट, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड with political events, political behavior of men, government and its kinds, etc. and philosophical method is used for their study। तो उसमें जो है वो एनालिटिकल मेथड्स यूज होते हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो फर्म आते हैं, डाटा की हेल्प ली जाती है। मगर जो पॉलिटिकल साइंस है इसके जो मेथड्स ऑफ स्टडी हैं ये थोड़े डिफरेंट है। इसमें बेसिकली जो है गवर्नमेंट्स के काइंड्स, थ्योरेटिकल स्टडी की जाती है, फिलोसफिकल मेथड इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टेट, सॉरी डिफरेंस रिगार्डिंग नेचर, स्टेट की बात नहीं करनी, नेचर दोनों की अलग अलग है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ फिजिकल साइंस एज इट इज कंसर्न्ड विद फिजिकल गुड्स लाइक वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस इज नॉट फिजिकल साइंस बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स क्या है और स्टेट और इसके एलिमेंट्स क्या हैं एटसेट्रा विच हैव नो डेफिनेट फॉर्म। तो कई इसमें पॉलिटिकल आइडियाज भी आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनकी स्टडी भी करता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल इज मैंने क्या लिखा, पॉलिटिकल साइंस लिखना था। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे मैं एरो मार के लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, आप पूरा का पूरा लिख लेना। पॉलिटिकल साइंस इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड लेज डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ
व्हाट द स्टेट ऑट टू बी। तो पॉलिटिकल साइंस में हम बेसिकली वैल्यूज और बिलीफ की स्टडी करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी बताता है कि स्टेट किस तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों की वेलफेयर अच्छी वगैरह हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन मेड इन इकोनॉमिक्स जनरली कम्स ट्रू बट नॉट इन पॉलिटिकल साइंस। अगर इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कोई फैक्ट्री लगाई और उसमें माल बनाऊंगा तो वो दिखेगा ना, ठीक है ना, प्रोडक्शन तो देख सकते हो ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मगर पॉलिटिकल साइंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक मंत्री ने भाषण दिया तो कितने लोगों को असर हुआ, कितने लोग उसका भाषण सुन के, मिनिस्टर का भाषण सुन के या फिर जो उसका प्रोसेशन देख के कितने लोग वोट में कन्वर्ट होंगे, इसका कोई पता ही नहीं है। समझ के बात। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद फिगर्स एंड इट इज इजी टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन बाय कैलकुलेटिंग फिगर्स एंड देयर इवेल्युएटिंग। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, कलेक्टिंग फिगर्स एंड उनकी इवेल्युएशन करके जो इकोनॉमिक्स है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े फर्म रहते हैं। बाय कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स, अगर हम डाटा इकट्ठा करें, द इकोनॉमिस्ट कैन टेल अबाउट द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। उसमें बताया जा सकता है कि एक फैक्ट्री ने कितना माल बनाया, पूरे कंट्री में कितना सामान बना, जीडीपी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Contrary to it, political science is concerned with the political behavior and the political activities of a man, which keep on changing with the passage of time and situation, and therefore it is difficult to make production. तो सिंपल वर्ड्स में जो पॉलिटिकल साइंस है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फॉर्म नहीं आते, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन नेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और इसकी वजह से सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, both the political science and economics are closely related because both are directly and indirectly concerned with man। दोनों का इंसान से लेना देना है, इंसान से डील करती है। both want to create proper condition for the development of man। दोनों की दोनों पॉलिटिकल साइंस भी चाहती है और इकोनॉमिक्स भी चाहती है कि इंसान की डेवलपमेंट हो, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि इंसान तरक्की करे। बोथ आर कंसर्न विद पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोनों की दोनों जो है पास्ट की भी स्टडी करती है, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी। द मेथड ऑफ स्टडी इज जो दोनों के जो मेथड है वो एनालिटिकल भी हैं। ज़्यादातर एनालिटिकल इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफिकल है, मगर आजकल जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो एनालिटिकल स्टडी भी कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एवरी स्टेट, stable and efficient political system is needed, and this can be possible only in a healthy and stable economic system। तो अगर किसी भी कंट्री ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम और एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टेबल एंड एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम तभी होगा जब स्टेबल इकोनॉमी होगी। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।